सो हेलो एवरीवन। बिहार में सेकेंड फेज की वोटिंग 11 नवंबर को है। जब हम वोट देने जाते हैं तो क्या हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के वेलफेयर स्कीम्स, उनकी स्ट्रेटजी, उनके इनिशिएटिव्स, उनके मैनिफेस्टोज और पॉलिसीज को डीपली एनालाइज करते हैं? तो आइए आज हम लोग इन्हीं सारी बातों पे, इन्हीं सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। तो 11 नवंबर को जो सेकेंड फेज की जो वोटिंग है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने किन किन तरह के एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को अपनाया है और उनके मैनिफेस्टोज में क्या है और बिहार के बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या कहती है। सबसे पहले एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया है। एनडीए गवर्नमेंट ने उनका ये क्लेम है, एनडीए गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि उन्होंने 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ जो है 30,000 करोड़ इतना पैसा जो है एनडीए गवर्नमेंट ने बिहार में बांटे हैं, बिहार में डिस्ट्रीब्यूट किया है उन्होंने। एनडीए गवर्नमेंट ने, ये उनका क्लेम है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है? तो वेरियस पॉलिसीज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया है, स्कीम्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऑब्वियसली वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया है और जॉब्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब इन सारी बातों का कितना असर हो रहा है ग्राउंड लेवल पर, ये हमें देखना है 14 तारीख को। और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो काफी अच्छे तरह से स्ट्रेटेजाइज किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया था, वो पॉलिसी थी जीविका दीदी प्रोग्राम। ये जो जीविका दीदी प्रोग्राम था, जीविका दीदी स्कीम, ये जो स्कीम था, ये बिहार में एक बहुत ही एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इस स्कीम के कारण ये स्कीम एनडीए के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस स्कीम ने ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ वोटर को सीधे इफेक्ट इम्पैक्ट डाला है, उनके मेंटल स्टेट पर सीधे इम्पैक्ट डाला है जीविका दीदी स्कीम्स ने, इस स्कीम ने। तो इसमें है क्या? इस स्कीम में सबसे पहला जो इस स्कीम में बात होती है वो होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की इस स्कीम में बात होती है कि इस स्कीम में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा और उसके बाद उसमें प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की जाएगी, तो ये जो सुविधा है ये महिलाओं को दिया है एनडीए गवर्नमेंट ने। तो एनडीए गवर्नमेंट के पास आप देख पा रहे हैं दो चीजें जो बहुत ही अच्छा उनके लिए साबित हो रहा है। पहला है जो वो क्लेम कर रहे हैं कि 30,000 करोड़ जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है वेरियस पॉलिसीज में, वेलफेयर स्कीम्स में और जॉब्स में। दूसरा जो मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है नीतीश सरकार के लिए और एनडीए गवर्नमेंट के लिए भी, वो है जीविका दीदी स्कीम, जिसमें महिलाओं के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया और उनको फाइनेंसिंग की गई प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के थ्रू। लेकिन अगर मैं बात करूं 2020 की, 2020 में क्या हाल था? अभी ग्राउंड रियलिटी अगर देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है एनडीए गवर्नमेंट के लिए। हाँ, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी जरूर है। 2020 में क्या था? आरजेडी जो है, 2020 में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में थी, आरजेडी। ठीक है। और एनडीए के लिए थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी 2020 में थी और आरजेडी जो थी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। और 21%, क्योंकि आरजेडी का क्या है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो बनती है उसमें सबसे बड़ा रोल होता है 21% का जो मुस्लिम यादव वोट है। ये जो मुस्लिम यादव वोट है वो आरजेडी को जाता ही जाता है। लेकिन क्या हम सिर्फ बिहार के वेलफेयर स्कीम्स, उनके पॉलिटिकल पार्टीज और उनके स्ट्रेटजी को ही डिस्कस करते रहेंगे, या फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया में बिहार का क्या पोजीशन है इस टाइम पर? तो अभी हमें पता है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो हो चुकी है 4.19 ट्रिलियन डॉलर। ये इंडिया की जीडीपी हो चुकी है अभी। और अभी अभी इंडिया ने जापान को भी सरपास किया है। जापान की जो जीडीपी है वो है 4.18 ट्रिलियन डॉलर। और जापान को पीछे छोड़ के इंडिया बन चुका है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो जीडीपी बढ़ने से क्या होता है? जीडीपी बढ़ने से गवर्नमेंट को तो फायदा ऑब्वियसली होता ही है।
लेकिन जनता को फायदा होता है क्या? ग्राउंड लेवल पे पर कैपिटा इनकम हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो जीडीपी बढ़ने से गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है और वो पैसा गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में लगा रही है। अब वो हमें देखने को मिल भी रहा है, वो पैसा गवर्नमेंट लगा रही है। लेकिन अब क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर कौन है, जरा हम उसको देख लेते हैं। तो इंडिया ने जापान को तो सरपास कर दिया। जापान की जो आप देख रहे हैं, ये जो जापान की जो मैंने ये बताया, ये जो ग्रोथ है, अभी ये मैंने जीडीपी ग्रोथ के बारे में नहीं बताया, मैंने अभी जीडीपी के बारे में ओवरऑल बताया है, डिस्कस किया है कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ा है। लेकिन इंडिया ने जापान को तो पीछे छोड़ चुका है, लेकिन जापान का जो पर कैपिटा इनकम है एनुअली, वो कितना है? वो अगर मैं बताऊं तो वो है ऑलमोस्ट 29 लाख। ये है जापान का पर कैपिटा इनकम एनुअली। इंडिया का कितना है? इंडिया का है 2.45 लाख, 2,45,000 है इंडिया का पर कैपिटा इनकम एनुअली। और ये है 29 लाख रुपए जो जापान का पर कैपिटा इनकम है एनुअली। तो आप खुद सोचिए कि हमने जापान को सरपास किया, क्या हम जापान को सरपास करके फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं? तो क्या इंडिया के हर एक स्टेट में इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है? क्या इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ है? हर एक स्टेट का ग्रोथ सेम है? या हर एक स्टेट में जो रहने वाले जो लोग हैं उनका पर कैपिटा सेम है? वो नहीं है, वो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? तो हम सभी जानते हैं फर्स्ट पोजीशन पर यूएसए है। फर्स्ट पोजीशन पर जो है इकोनॉमी में फर्स्ट पोजीशन पे यूएसए है, सेकंड पोजीशन पे चाइना है, थर्ड पे है जर्मनी। अब ये देखिए कि फर्स्ट पोजीशन पे यूएसए है और यूएसए का जो ग्रोथ है, ये जो जीडीपी है, उनका जो इकोनॉमिक कैप है, वो है 30.51 ट्रिलियन डॉलर का है। 30.51 ट्रिलियन डॉलर जो है यूएसए का है। कितना ज्यादा है? चाइना का कितना है? तो 19.23 ट्रिलियन डॉलर जो है चाइना का है। जर्मनी का कितना है? जर्मनी का है 4.74 ट्रिलियन डॉलर, ये जर्मनी का है। और ये भी बात कही जा रही है कि कुछ सालों में, 2-3 सालों में या 4 सालों में हम लोग क्या करेंगे, जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे, जैसे हमने जापान को पीछे छोड़ा है। लेकिन आपने जापान का पर कैपिटा इनकम देख लिया है एनुअली, और इंडिया का पर कैपिटा इनकम मैंने आपको बता दिया है। तो जर्मनी को भी हम लोग कुछ सालों में ऐसे जैसे जापान को पीछे छोड़ा है, जर्मनी को भी छोड़ देंगे। लेकिन जर्मनी का आज का पर कैपिटा इनकम कितना है? जापान का मैंने बताया 29 लाख है, और जर्मनी का कितना है? जर्मनी का जापान से भी ज्यादा है, वो है 47 लाख। 47 लाख है जर्मनी का पर कैपिटा इनकम। तो जर्मनी तो बहुत छोटा सा कंट्री है, वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत छोटा सा, एरिया वाइज भी बहुत छोटा सा है। लेकिन वहां इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे दिखने को मिल रही है कि इतना ज्यादा उसका जो जीडीपी है और पर कैपिटा इनकम इतना ज्यादा बढ़ गया है? वो है वहां के इंडस्ट्रीज के कारण। देखिए, किसी भी रीजन में, किसी भी टेरिटरी में, किसी भी नेशन में जो एक बहुत ग्रोथ, एक ग्रोथ का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो वहाँ की इंडस्ट्री होती है। उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो रीजनल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है और एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आना बहुत जरूरी है। जब तक आपके किसी भी टेरिटरी में, आपके नेशन में मैन्युफैक्चरिंग पे, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे एम्फेसाइज नहीं किया जा रहा है, तो वो फिर ग्रोथ ना मात्र का है, वो फिर नॉमिनल ग्रोथ है। क्योंकि मेन तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमको जो है इंक्रीज करना है, उसको बूस्ट अप करना है। तो जर्मनी तो बहुत एरिया वाइज छोटा सा है, लेकिन वहां पर इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी है, वहां के इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं। अगर मैं बात करूं तो वहां के बहुत ही टैलेंटेड इंजीनियर्स है, वहां के वर्कर्स बहुत ही टैलेंटेड है। तो ऑब्वियसली वहां पे इंडस्ट्रीज भी होगी, वर्कर्स और इंजीनियर्स वहां काम कर रहे होंगे। आपने जर्मनी की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का भी नाम सुना है, जैसे BMW एक जर्मन कंपनी है, उसके बाद आपने मर्सिडीज का नाम सुना होगा, फिर उसके बाद आपने पोर्स का नाम सुना होगा। तो ये सारी जर्मन कंपनी है। तो हमने ये देखा कि जीडीपी जब बढ़ती है, ठीक है, जब जीडीपी इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली किसी भी कंट्री को फायदा होता ही है, गवर्नमेंट को फायदा होता ही है। लेकिन वो फायदा क्या जनता को होता है, क्या वहां के सिटीजन्स को होता है? तो हमें तो वैसा उतना नहीं दिख रहा है कि उतना फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट को जीडीपी से बढ़ने से फायदा हो रहा है, लेकिन जनता को फायदा कब होगा?
जनता को फायदा होगा पर कैपिटा इनकम से। तो हमने देखा कि जापान को तो पीछे छोड़ दिया है, लेकिन आप खुद देखिए इंडिया में करप्शन इतना ज्यादा है। अगर करप्शन को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो इंडिया तो बहुत आगे आ जाएगा, लेकिन करप्शन कंट्रोल में नहीं हो रहा है। आज चाइना और इंडिया का जो यहाँ पर जो गैप है, जीडीपी का जो ग्रोथ, जीडीपी का जो गैप है, अगर चाइना इंडिया के बराबर आना चाहे इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ या इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो इंडिया को लगेंगे 87 साल, 87 इयर्स लगेंगे इंडिया को चाइना के बराबर आने में। तो ये बात है इंडिया का। तो बिहार को भी वही चाहिए। बिहार को क्या चाहिए? बिहार को जो मेन चीजें जो बिहार को चाहिए ना, वो मैं यहाँ बुलेट पॉइंट्स बनाकर यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। सबसे पहले बिहार को क्या चाहिए, क्योंकि आप 11 तारीख को वोट देने जाएंगे तो आपके माइंड में यही चीज होना चाहिए कि हमें वोट देना है उस पार्टी को, उस पॉलिटिकल पार्टी को जो हमें ये सारी चीजें देगा। वरना हम क्यों देंगे? हम कास्ट के बेस पे थोड़ी वोट देने जाएंगे। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए, हमारे पास एक पॉलिसीज, स्कीम्स और डिटेल असेसमेंट हम करके जाना चाहिए हमें, कि हम वहां जाए और उसी असेसमेंट के बेस पर हम वोट दें। तो पहला जो हमारे पास जो मेन चीज बिहार को चाहिए वो चाहिए इंडस्ट्री। बिहार को मेन चीज सबसे पहले चाहिए वो चाहिए, बिहार को इंडस्ट्री चाहिए ऑब्वियसली। दूसरा क्या चाहिए बिहार को? दूसरा बिहार को चाहिए रीजनल मार्केट स्ट्रक्चर में बूस्टअप होना चाहिए। बिहार का जो रीजनल मार्केट स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रेंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा क्या होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास जो एक कल्चरल हेरिटेज हमारे पास बिहार का तो बहुत ही नाम रहा है। नालंदा हो जाए या फिर आप जैसे आपको पता है कि चाइना से यहाँ पे पढ़ने लोग आते थे, कहाँ कहाँ से यूरोप से लोग पढ़ने आते थे यहाँ पर। लेकिन आज का हाल क्या है कि पुअरेस्ट स्टेट में जो है बिहार आता है, और लिटरेसी में भी जो है बिहार सबसे निचले पायदान पर है, अभी है। तो तीसरा जो बिहार को चाहिए वो चाहिए एजुकेशन। एजुकेशन चाहिए बिहार को, बहुत जरूरी है। वो भी प्रैक्टिकल एजुकेशन चाहिए। बुकिश लैंग्वेज रट के आप किसी चीज को आप डिग्री ले लेना, वो कोई एजुकेशन नहीं होता है। आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए। एजुकेशन प्लस उसको अगर हम मिक्स कर दे मेडिटेशन के साथ या फिर योग के साथ, जो कि इंडिया का ही एक जो है बहुत ही पुराना एक कल्चर रहा है, तो वो अगर हम कर दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फोर्थ, हमें क्या चाहिए कि हम रिवाइवल ऑफ एंशियंट हेरिटेज साइट्स, हमारा जो एंशियंट हेरिटेज साइट्स है उसको हम रिवाइव कर रहे हैं कि नहीं, एक ये भी चाहिए एंशियंट हेरिटेज साइट। उसके बाद जो मेन चीज है, चाहे आप जीएसडीपी बढ़ा लीजिए चाहे जीडीपी बढ़ा लीजिए, पर कैपिटा इनकम का क्या हुआ? वो जो गरीब किसान है, वो जो गरीब लेबर है, वो जो एमएसएमई सेक्टर के छोटे छोटे जो दुकानदार है, उनकी कमाई का क्या? जो सर्विस सेक्टर में जो काम कर रहा है 12 घंटा, उनकी कमाई का क्या? जीडीपी बढ़ने से क्या उनको डायरेक्ट फायदा हो रहा है? वो तो आप, ये सारी बातें आप, आपका जो भी इस पे राय है वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। तो फिफ्थ जो हमें चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब इंडिया में जो मेन दिक्कत क्या है कि अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। तो ये जो गैप होता है इसी को कहते हैं इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये सारी चीजें बिहार को आज चाहिए। मैं इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप सोच रहे होंगे इंडस्ट्री तो होगी बिहार में। बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि जब आज़ादी मिली 1947 में, तो उस टाइम पे 10 साल तक बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं थी, फिर इंडस्ट्री आई। लेकिन 1960s के बाद इंडस्ट्रीज जो है बिहार में वो डिग्रेड होने लगी। 1960s के बाद इंडस्ट्री बिहार में डिग्रेड होने लगी, और बिहार में जो इंडस्ट्रीज थी भी पहले वो थी जूट मिल थी बिहार में, शुगर मिल थी बिहार में, पावर प्लांट्स थे बिहार में। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन 1960s के बाद वो डिग्रेड होने लगी। अब ये क्यों होने लगी ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टाइम पर जो शुगर मिल, यहाँ पे जो शुगर मिल मैंने लिखा है, बिहार में पूरे बिहार में 27% जो है शुगर का प्रोडक्शन होता था। पूरे इंडिया का 27% शुगर का प्रोडक्शन बिहार में होता था। लेकिन अब ये ऐसा क्या हो गया कि इंडस्ट्रीज यहाँ पर है ही नहीं, या कोई भी इंडस्ट्री यहाँ लगाना ही नहीं चाहता है, या लगाना चाहता भी है इंडस्ट्री बिहार में तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि बिहार का ग्रोथ का एक सिंपल सा फंडा है कि आपको इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। जब तक आप इंडस्ट्री सेटअप नहीं करेंगे, माइग्रेशन को कैसे रोकेंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे? तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन के उभर रहा है। तो इंडस्ट्रीज में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो सबसे पहला जो दिक्कत है वो है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी है, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, ये इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही बड़ा एक दिक्कत पैदा हुआ, क्योंकि बिहार के पास जो है
पहले जैसे क्या था, जब बिहार झारखंड सब एक था ना, उस टाइम पे बिहार पूरे भारत का 40% मिनरल प्रोड्यूस करता था। अब ये मिनरल जो है, ये जो मिनरल बिहार के पास है, इतना मिनरल होने के पास तो बिहार को तो बहुत अमीर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया ड्यू टू फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ये जो पॉलिसी के कारण बिहार जो है किसी इस मिनरल्स को अगर चेन्नई में या फिर तमिलनाडु या कहीं भी बॉम्बे में इसको भेजता है तो टैरिफ जो है वो इक्वल ही लगता है। जो बिहार के, यहाँ पे बिहार बनाया, मैंने बनाया है, तो यहाँ पर जो टैरिफ लगेगा, बिहार के अगर बाहर भी अगर हम सप्लाई करते हैं तो उतना ही टैरिफ लगता है। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान बिहार को हुआ। इस पॉलिसी के कारण बिहार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा जो था कि जब आप सभी को पता होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लगभग लगभग 1966 और 67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फाउंडर थे इंडिया में वो थे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन थे, और वर्ल्ड में थे नॉर्मन बोरलॉग, वर्ल्ड में थे।